let us discuss the concept of electrostatics of conductors. So if you are considering charging conductors, so at that time हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है और ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज मानी जाती है. तो आई गेस 6-7 प्रॉपर्टीज है, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको ये याद होते जाएगा. दूसरी बात, ये प्रॉपर्टीज हम लोग को क्यों पढ़नी है, क्योंकि आगे जाके जो कैपेसिटेंस पढ़ना है उसके लिए इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है. एंड जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर हो गया या बहुत सारे एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे ये कंडक्टर्स जो होते हैं उनका बेसिक अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ जीरो. अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ जीरो? ठीक है, तो मान लो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज ये पॉजिटिव है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में. मान लो हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, यहां से ऐसा जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस. एकदम आसान है ये, एक बार सुन लेना आपको समझ जाएगा. सो अल्टीमेटली यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास E0 है और ये E0 क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम लोग ने जनरेट करके रखा है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक कंडक्टर को रखना है. तो अगर इसके अंदर मैं एक जनरल कंडक्टर को रखता हूं, कोई भी एक कंडक्टर, न्यूट्रल लेना है इलेक्ट्रिकली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लो. तो इसके अंदर जैसे ही आपने रख दिया क्या होगा, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री होंगे, है कि नहीं? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्टनली ये पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे. तो ये वाला जो पार्ट होगा कंडक्टर का वो नेगेटिव बन जाएगा और अल्टीमेटली ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव बन जाएगा. तो अगर ऐसा है तो जैसे ही E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा और उसको हम लोग नाम देते हैं EP वेक्टर. तो मेरे पास क्या है, मेरे पास E0 वेक्टर है, मेरे पास EP वेक्टर है. लेकिन अगर आप देखते हो तो E0 वेक्टर एंड EP वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट है. तो वो स्पेसिफिक केस में आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा 0. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो देयर विल बी 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड द कंडक्टर. आसान है ना, बेसिक एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, 2 मार्क के लिए आता है. एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स क्या है. 6 से 7 पॉइंट्स है, फटाफट ये सारे पॉइंट्स आप लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे. लेकिन एक एक 2-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, लेट देयर एग्जिस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय E0 वेक्टर. वी आर कंसिडरिंग अ कंडक्टर इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, देयर विल बी electric field EP vector that will be formed due to external electric field E0 and it will be formed inside the conductor. So it is observed that external electric field and internal electric field are equal and opposite, so they will cancel out each other's effect. So E0 and EP will be equals to 0. So ultimately हमें क्या मिलने वाला है, E0 vector equal to EP vector. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन और इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं therefore we can say that inside a conductor electric field is a 0 when it is placed in external electric field. तो ये बन गया मेरा फर्स्ट पॉइंट. अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 2. अभी जो पहला वाला है उसके ऊपर डिपेंडिंग ही पॉइंट नंबर 2 है. इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैव अ नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन. अभी ये चीज का क्या मतलब है, ठीक है, अभी इसको किस तरह से समझ के लेना है. मान लो ऐसी सिचुएशन है, 2 केस से बताऊंगा. मान लो ऐसी सिचुएशन है मेरे पास और यहां पे अगर अंदर देखते हो आप तो अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई दे रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसका मतलब देखो ना, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक एंड में आ गए, सारे नेगेटिव चार्जेस एक एंड में आ गए. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो अंदर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड का अगर इफेक्ट देख रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है. तो अल्टीमेटली सपोज यहां पे आप एक छोटा सा सरफेस बनाते हो और इसको आप नाम दे रहे हो गॉसियन सरफेस. सो गॉसियन सरफेस अगर आप बना रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग स्ट्रांगली बोल सकते हैं इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैव अ नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन. तो ये केस हो गई. केस नंबर 2 देखते हैं. मान लो ये कंडक्टर है, इसको आपने चार्ज कर दिया, तो मान लो इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आपने डाल दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे. तो अगर ये स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऐसा कुछ होगा, है ना.
मतलब बाहर से स्टार्ट हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर खत्म हो रहा है। अगर अंदर आपने अगेन गॉसियन सरफेस बनाया, कैसा भी बनाओ, ऐसा बनाओ जैसा आपको चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी अंदर चार्ज नहीं है। तो अगर अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, एंड फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर विल हैव नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे अभी एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो भी नहीं दिख रहा है, और ऐसे ही नॉर्मल रखा आपने तो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। लेट अस सी पॉइंट नंबर 3। सिंपल है ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये चीज बताना आसान है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा कंडक्टर है, उसका शेप थोड़ा चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस मैंने कर दिया। मान लो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ऐसा इनको ड्रॉ कर रहे हैं। सो यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, और यहां पे अगर आपने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया तो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री ऑल द टाइम। तो कोई भी चार्ज का पॉइंट आप कंसीडर करो, वहां पे सरफेस जो भी होगा वो स्पेसिफिक पॉइंट का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो स्पेसिफिक सरफेस 90 डिग्री एक दूसरे से होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अभी ये चीज को और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ टेंजेंट। अभी देखो यहाँ पे, ये अगर छोटा सा देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास ई वेक्टर है, और यहाँ पे अगर आप डीएल वेक्टर लेते हो तो ई डीएल ना, और कॉस थीटा है आपके पास, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा कुछ केस है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो सिंस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी सेम केस होगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी सेम केस होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अभी आप बोलेंगे कि अरे पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे होगा, है ना। तो आप बोलेंगे अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि E इज इक्वल्स टू आप क्या लेते हो, V अपॉन R, ऐसा फॉर्मूला लेते हो ना। तो अगर E जीरो है तो V भी तो जीरो होना चाहिए। कुछ बच्चों का लॉजिक उसमें गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या पता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है ना। तो मतलब अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा, और जब भी आप एक चार्ज को कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो तो आपको वर्क डन मिलेगा, एंड वर्क डन की कुछ वैल्यू होगी, उसके हिसाब से आप बताओगे कि पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, तो डेफिनेशन पे खेलना है अभी। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड इट हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। अभी ये ऐसा क्यों बोला है, अभी देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, और ये चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो, तो कोई भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप चार्ज को मूव कर रहे हो तो अल्टीमेटली आंसर आपको क्या मिल रहा है, आंसर आपको जीरो मिल रहा है। सो यहां पे देखो वर्क डन ए से बी तक लेके जाओ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वर्क डन आपका जीरो होने वाला है ना। तो पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन इज अ जीरो, सो नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी विल से दैट इट इज अ कांस्टेंट। दूसरी बात, यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो अगर सरफेस के ऊपर भी अगर आप चार्ज को मूव करवा रहे हो तो भी वर्क डन आपका जीरो ही होने वाला है। दैट इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V कांस्टेंट क्यों रहता है अगर आप अंदर चार्ज को मूव करवा रहे हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज अ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज कंडक्टर आप देख रहे हो और उसके जस्ट बाहर अगर आपको किसी ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन ऑलरेडी किया हम लोग ने। यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई वेक्टर ds वेक्टर होता है सरफेस के ऊपर, तो मतलब लाइक परपेंडिकुलर ds होगा आपका, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, अंदर तो जीरो होगा। ये डेरिवेशन किया है हमने, और उसका जो फाइनल आंसर है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आप प्रीवियस लेक्चर रेफर करना, गॉस थ्योरम का जो लास्ट वाला पार्ट है एप्लीकेशन का, वहां पे ये चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहते हो तो ये आप जाके जरूर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 के बाद एक पॉइंट नंबर 6 है जो मैं यहां पे ही लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 का मतलब क्या है, यहां पे देखो ठीक से ऑब्जर्व करना। यहां पे अगर ऐसा कुछ पॉइंटेड सरफेस है समथिंग लाइक दिस, या मतलब कम है, या ऐसा कुछ सरफेस होता, तो यहाँ पे ना बहुत सारे चार्जेस एक जगह पे एक्यूमुलेट हो चुके हैं ऐसा आपको लगेगा।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होती है एंड सिग्मा क्या होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे एरिया की वैल्यू अलग होगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे ये स्पेसिफिक जोन में चार्जेस स्प्रेड हो चुके हैं तो वहां पे भी एरिया की वैल्यू अलग अलग होगी। तो सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस, सो इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। समझ रहे हो, सिग्मा विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा विल बी लेस देन 0 फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी ये क्या चीज है, मान लो बारिश के टाइम पे आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और घर से आप बाहर निकले, आप गाड़ी में बैठे हो और लाइटनिंग हो रही है। तो जब भी लाइटनिंग होती है तो वो टाइम पे आप गाड़ी के अंदर बैठना पसंद करोगे या गाड़ी से बाहर जाना पसंद करोगे? सोचो 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 सोचो। अभी आप ये मत बोलना रोमांटिक माहौल होगा, मैं गाड़ी के बाहर जाऊंगा घूमूंगा, वैसा नहीं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके हिसाब से आंसर दे रहा। मान लो यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, डिश 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 डिश, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटनिंग हो रही है। मान लो नीचे आपकी गाड़ी है, ये है आपकी गाड़ी, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसी कुछ तो गाड़ी आपकी, आप ऐसा अंदर बैठे हो, ठीक है। तो जैसे लाइटनिंग होती है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कार का जो ओवरऑल पार्ट्स है वो कैसे मेटल से बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपने देखा है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सेम फिनोमिना यहाँ पे होगा। तो जितने भी चार्जेस है वो गाड़ी के बाहर आ जाएंगे, अंदर आप सेफ हो, तो अंदर आप ज्यादा सेफ हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, मतलब लाइक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है तो फिर उनको एक प्रॉपर मेटल बॉक्स के अंदर रखा जाता है सो दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अभी यहाँ पे सर्टन रीजन ऑफ अ स्पेस, मतलब ये जगह है, इसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसको फैराडे केजेस भी बोलते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज अ जीरो टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो मेरे पास ऐसा कोई तो एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने ऐसा केज बनाया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसा अर्थिंग कर दिया। अभी मान लो ये जो है इसके वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ऐसा बहुत सारा चार्ज आपने दिया, वेरी हाई वोल्ट, तो इसके वजह से ये जो केज है ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जितने भी चार्जेस है वो सारे जमीन में फ्लो होंगे और अगर आप बाहर हो ना तो आपको कुछ होगा नहीं, आप सेफ हो। दूसरा वाइस वर्सा केस देखते हैं। मान लो ये टॉवर है आपके पास, समथिंग लाइक दिस, और ये बहुत हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और ये केज है, आप इसके अंदर हो। अगर ऐसा कुछ है, आप इसके अंदर हो तो फिर आप सेफ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो फिजिक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलती है और यही जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ये जीरो होता है। ये कब होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, तो इंटरनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट करेगा, अंदर जो होगा कुछ भी नहीं होगा। सेकंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में बोल रहे हैं कि देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन अ स्टैटिक सिचुएशन। अगर यहाँ पे भी दो केसेस है, अगर आपने कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और ये कैसे पता चलेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो और देखो वहां पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है कि अल्टीमेटली देयर इज नो चार्ज, देयर इज अ नो फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी देयर। दूसरा केस, नॉर्मल आप एक कंडक्टर लो जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, तो अल्टीमेटली कंडक्टर अगर आपके पास है तो चार्ज सरफेस के ऊपर आएगा, और अगर आपका चार्ज सरफेस के ऊपर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, अगेन जितना भी साइज का आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर ऑफ अ चार्ज कुछ दिया है आपने, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और वहां पे जो छोटा सा सरफेस आप ड्रॉ करोगे एंगल 90 डिग्री बनता है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो अल्टीमेटली ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे ई जीरो होता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर आप कंडक्टर के अंदर कंसिडर करते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप मूव करवा रहे हो तो वो स्पेसिफिक केस में वर्क डन जीरो होगा। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो वर्क डन नहीं है अल्टीमेटली आपके पास, सो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। सरफेस के ऊपर भी अगर आप चार्ज को मूव करवा रहे हो, सो इट विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल, सरफेस वैल्यू विल बी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर, तो अगर मेरे कंडक्टर है उसके जस्ट बाहर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक प्रॉपर डेरिवेशन है जो आप गॉस थ्योरम के एंड वाले पार्ट में देख लेना, प्रॉपर उसको डिफाइन किया गया है, बता दिया गया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर वो वैल्यू होती है। नेक्स्ट ये खत्म होने के बाद पॉइंट नंबर 7,
पॉइंट नंबर 6 जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है अलग अलग एरियाज के लिए। अगर एरिया छोटा है तो सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दो सिग्मा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड करती है। सिग्मा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी या ग्रेटर देन होगी जब भी क्यू आपका पॉजिटिव होगा, इट विल बी लेस देन 0 व्हेन क्यू इज अ नेगेटिव। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये बहुत फेमस फिनोमिना है, इसको फैराडे केजेस के नाम से भी जाना जाता है। सर्टन कंडीशंस अगर आपके पास है तो अंदर का पोर्शन, स्पेस का एक स्पेसिफिक पोर्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मुक्त कर सकते हो। और ये जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस है, जैसे कि गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, समथिंग लाइक दिस, केजेस वाला अगर आपके पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूटिलाइजेशन होता है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये क्या चीज़ है? ठीक है, कैपेसिटर आपने अभी तक सुना होगा, 2 प्लेट्स होती है, पैरेलल प्लेट्स होती है, तो उसके हिसाब से कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि कैपेसिटी किसको बोलते हैं और वो कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर, तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है ना, उसको कैपेसिटी बोलते हैं ये कंडक्टर की, और वहां से ही टर्म जनरेट हुआ कैपेसिटर। कैपेसिटर एनीवेज, सो जितना आप चार्ज देते जाओगे उतना सर्टनली पोटेंशियल बढ़ेगा। सो इट इज ऑब्जर्व दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को इक्वल टू में अगर आपको कन्वर्ट करना है, सो क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो इसका मतलब सी क्या है? सी को बोला जाता है कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। सो कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो क्यू अपॉन वी का रेशो है, सो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अगर ऐसा है तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज अ पोटेंशियल, ऐसा लिख के आते हैं। यहाँ पे देखो C कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू प्रोपोर्शन कैसे लिख सकते हो आप? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V लिखा, ठीक है, लेकिन C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q और ये लिख के आओगे तो ये गलत होगा, न्यूमेरिकल गलत बन जाएगा अगर ये अजम्पशन यूज करके करोगे तो। एनीवे, C डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल जो यूज करके आपने कंडक्टर को बनाया है, तो उससे वो मैटर नहीं करेगा। वो किसके ऊपर मैटर करेगा? ये जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो इसकी साइज कितनी है, उसका शेप कैसा है, और ये जो कंडक्टर है उसको आपने कहाँ पे रखा है। तो जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू वी, नेचर ऑफ अ मटेरियल, बट इट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप ऑफ अ कंडक्टर एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इन विच इट इज लोकेटेड। तो ये 3 पैरामीटर के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। एनीवेज, अभी यहाँ पे अगर V की वैल्यू अगर आप 1 करते हो तो Q की वैल्यू C के बराबर होगी। तो अगर Q या C की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है तो इससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। तो ये एक जनरल कंसिडरेशन है और कुछ है नहीं इसमें। अभी इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि 1 फैरेड किसको बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, एंड दूसरा इसका डायमेंशन पूछते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। मोस्टली 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन में इस तरह से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एनीवेज, सो इफ 1 फैरेड का मतलब क्या है? 1 फैरेड, सो 1 फैरेड का मतलब है कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैरेड हो सकता है। अ कंडक्टर इज सेड टू बी हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैरेड इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो 1 फैरेड किसको बोलते हैं? अभी यहाँ पे मेरे पास ये कंडक्टर है, इसके ऊपर सर्टनली कुछ तो चार्ज है ना। अभी ये 1 फैरेड कब बोला जा सकता है? इसके ऊपर और कितना चार्ज दोगे तभी जाके इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज होगा। एनीवेज, तो ये बन गए इसके डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 5 हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डायमेंशन, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी क्या होता है? W अपॉन क्यू। क्यू ऊपर जाएगा आपका, सो क्यू स्क्वायर अपॉन W। क्यू क्या होता है? A इंटू टी, है ना। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम होता है ना। करंट के लिए A लिखा और टाइम लिखा, तो AT द होल स्क्वायर। वर्क के लिए क्या होता है? वर्क क्या होता है आपका? बेसिक चीज है, बचपन से पढ़ रहे हो आप। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मीटर एक्सेलरेशन, मास क्या होता है? सॉरी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। सो m1 L2 T-2, ये बन गया आपका W का डायमेंशन। तो ये यहाँ पे लिख दिया, ये ऊपर जाएगा, रीअरेंज करो, सो m-1 L-2 T4 A स्क्वायर। तो ये बन गया C का डायमेंशन। ये बहुत बार पहले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है।
एनीवेज और आपके बोर्ड्स में भी ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूरा जो डिस्कशन है इसमें ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अभी मान लो मेरे पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर आपने चार्ज दिया है, तो जैसे ही आप ये पूरा चार्ज देते हो ना, तो कैसे होता है? सो एंटायर स्फीयर बिहेव्स एज एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो अगर आप कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे रहे हो ना पूरा का पूरा, तो ये कैसे एक्ट करता है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये एक अजम्पशन है। सो यहाँ पे अगर हम लोग v की वैल्यू कंसिडर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप सरफेस के ऊपर अगर पोटेंशियल कंसिडर करना चाहते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q इज इक्वल टू CV सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल टू CV। सो अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास ये दो इक्वेशन है, उनको कंपेयर करना है। तो ये दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो C की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा इंटू V अपॉन V, तो V गेट कैंसिल, तो C की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चीज़ तो कॉमन है, तो अल्टीमेटली C प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो R की वैल्यू मीटर में होती है, C की वैल्यू फैरेड में होती है ना। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका मतलब कैपेसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? साइज एंड शेप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करे। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा था उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया। एनीवेज यहाँ पे नोट देखो, कैपेसिटर जनरली जो होता है वो 2 प्लेट्स का होता है। यहाँ पे तो आपने एक ही स्फीयर बताया, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में से 2 स्फीयर रख के कैपेसिटी जनरेट की जा सकती थी या कैपेसिटर बनाया जा सकता था। यहाँ पे अजम्पशन ऐसा है कि पहला चार्ज हम लोग कंसिडर कर रहे हो, दूसरा जो है वो इन्फिनिटी रखा है, तभी जाके ये डेरिवेशन पॉसिबल है। सो नोट, कैपेसिटर जो होता है वो 2 कंडक्टर से बनता है। हियर अदर कंडक्टर इज एज्यूम्ड टू बी एट इन्फिनिटी, एज्यूम्ड टू बी एट इन्फिनिटी। तो ये बन गया मेरा कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अभी कॉन्सेप्ट देखा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। आपको बोला गया है 2 स्फीयर्स है, एक स्फीयर का वॉल्यूम है VA और दूसरे का वॉल्यूम है 2 टाइम्स VA, ठीक है। सॉरी, VA का वॉल्यूम जो है फर्स्ट स्फीयर A और दूसरा स्फीयर B। आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ B। व्हाट द क्वेश्चन? आपको बोला है कैपेसिटी ऑफ A एंड कैपेसिटी ऑफ B के बीच में रिलेशन बताओ। एनीवेज, सो कैपेसिटी A कैपेसिटी B, तो वॉल्यूम दिया है आपको, तो वॉल्यूम को ही कंपेयर करना पड़ेगा। सो 4/3 पाई R क्यूब, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। सो 4/3 पाई RA क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स 4/3 पाई RB क्यूब। रीअरेंज करो, 4 पाई विल गेट कैंसल, सो RA क्यूब अपॉन RB की इज इक्वल टू 2। देयरफॉर RA अपॉन RB की वैल्यू क्या होगी? 2⁻1/3 के बराबर होगी, है कि नहीं? सो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारे पास इक्वेशन है कैपेसिटी जो है वो R के प्रोपोर्शन में है। सो CA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R A एंड CB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RB। देयरफॉर CA अपॉन CB की वैल्यू RA अपॉन RB के बराबर होगी, विच इज इक्वल्स टू 2⁻1/3। सो रिलेशन क्या होगा? CA इज टू CB 2⁻1/3 इज टू 1। समझ रहे हो? तो ये होगा आपका CA इज टू CB का वैल्यू। तो हमने अभी क्या पढ़ा? अभी हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है एंड कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर अलोंग विथ वन एग्जाम्पल ये डिस्कस किया। लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। 2 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ के लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ गया तो आगे जो कैपेसिटेंस के जो चीज़ें हैं रिलेवेंट वो आपको अच्छे से समझ जाएगी एंड उसको आप इमेजिन कर पाओगे सही ढंग से। विजुअलाइजेशन चाहिए होता है ना फिजिक्स में, वो अल्टीमेटली आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक्सप्लेनेशन, ये रफ वर्क है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ गया तो कैपेसिटर क्या है ये आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी पर्सनल गारंटी। देखो सबसे पहले मेरे पास प्लेट A है, ठीक है। प्लेट A को आपने चार्ज दे दिया, मतलब मान लो उसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो प्लेट है ये अपना एक पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ अ Q एंड जो भी पॉइंट पे आप कंसिडर करना चाहते हो तो वो R, उसके हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू प्लेट 1 के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज माई स्टेप नंबर 1। ये प्लेट को नाम देते हैं प्लेट A। अब ये काम करते हैं, ये जो प्लेट A है, सिचुएशन 2 देखो, प्लेट A जो है उसके नज़दीक हम लोग एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मान लो, या फिर उसमें चार्ज आपको देना है 2, आपकी मर्जी। तो जैसे ही आप दूसरी प्लेट इसके नज़दीक लेके आते हो, ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है इसमें, या फिर इसमें आपको जो चार्ज देना है आप दे सकते हो, यू आर फ्री। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आती है, ये जो ओवरऑल प्लेट है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज नेगेटिव। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, समथिंग लाइक दिस।
तो ये एक सरफेस पे आ गए, इक्विवेलेंट अपोजिट सरफेस में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये बन गए नेगेटिव, ये बन गए पॉजिटिव। अभी अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो अभी पहले इतना नहीं है। मान लो पहले इसका पोटेंशियल एक सर्टेन पॉइंट पे इसकी वैल्यू थी 150, लेकिन अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू 150 नहीं होगी। Q इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, इसका मतलब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। तो हमें क्या करना है, हमें एनी हाउ ये जो C की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके C की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि C डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ये इक्वेशन में यूज करते हैं तो या फिर दूसरा पे करो कि V की वैल्यू कम करते जाओ, या फिर दोनों कर सकते हो, V भी कम करो Q भी बढ़ाओ, अल्टीमेटली C की वैल्यू आपको इन्फ्लुएंस करनी है। तो जैसे ही आप ये सिचुएशन जनरेट करते हो तो अभी होगा क्या, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना, यहाँ पे ये पोटेंशियल के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा, V माइनस V1 ऐसा अफेक्ट करेगा। मतलब पहले इसकी वैल्यू 150 है, मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की वैल्यू मान लो 70 है, 70 वोल्ट, तो यहाँ पे 150 माइनस 70 ऐसा कुछ तो इफेक्ट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी दूरी पे आपके पास V2 भी है, लेकिन ये V2 की वजह से जो इफेक्ट होगा डिस्टेंस की वजह से, ये जो V2 का इफेक्ट होगा वो V1 पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कम होगी वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है V फाइनल दैट विल बी इक्वल टू इसका ओरिजिनल पोटेंशियल, ये माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे V फाइनल की वैल्यू क्या होगी, V माइनस V1 प्लस V2। लेट ये सारे अजम्पशंस है, वैल्यूज जो ले रहे हैं हम लोग हमारे हिसाब से ले रहे हैं। मान लो पहले केस में V की वैल्यू 150 है, नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू जनरेट हो रही है, कोई तो एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट पे मान लो वो 70 है, ठीक है, और जो थर्ड है वहाँ पे जो आंसर मिल रहा है हमें वो 50 के बराबर मिल रहा है। अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड करोगे तो आंसर आ गया 120 वोल्ट। और ये 120 वोल्ट क्या है, ये है पहले प्लेट के ऊपर जितना भी पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू वो बता रहा है। तो मतलब देखो ना, ओरिजिनल वैल्यू 153 वो अभी डिक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली अगर V की वैल्यू कम हो गई तो अल्टीमेटली C की वैल्यू क्या होगी, आपकी बढ़ने वाली है। ऐसा आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर आपका ओवरऑल C की वैल्यू बढ़ानी है तो आप उसमें चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। केस नंबर 3 कैसा होता, सेम डायग्राम आप वहाँ पे ड्रॉ करो और यहाँ पे आप एक ऐसा ग्राउंड कनेक्ट करो। तो ग्राउंड कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव को नलीफाई कर देंगे, ठीक है, या फिर जो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये अल्टीमेटली नलीफाई हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर ये पूरा का पूरा नलीफाई हो गया, केस 3 के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी 150 माइनस 70 और ये प्लस 0 आएगा बिकॉज वो अभी है ही नहीं। तो ये कितना होगा, 80 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल और कम कर दिया, मतलब और ज्यादा चार्ज इसमें दिया जा सकता है कम स्पेस में और एनर्जी भी ज्यादा स्टोर की जा सकती है। ये है कैपेसिटर के आइडिया। अभी देखते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट, लेट कंसिडर देयर आर टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये दोनों के बीच में इंसुलेटर होगा। सो लेट अस कंसिडर अ प्लेट बी नियर प्लेट ए। तो प्लेट बी है हमारे पास, इसको प्लेट बी नाम देते हैं। प्लेट बी को, ये भी प्लेट ए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी इसके जैसे प्लेट आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो प्लेट बी है नियर प्लेट ए। सो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग के दो टाइप्स होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट करते हो, इंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करते हो आप। सो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक सरफेस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपोजिट सरफेस पे जाएगा, एज शोन इन अ डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव चार्ज टेंड टू डिक्रीज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो, इसकी वजह से पोटेंशियल V जो है ए का, ये कम होगा, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज जो है दैट विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट ए। तो वही पॉइंट दे, नेगेटिव चार्ज टेंड टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए एंड इंड्यूस पोटेंशियल, ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस नेगेटिव, और इंड्यूस पॉजिटिव टेंड टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए। लेकिन नेगेटिव जो है वो इसके नजदीक है, इट इज अ मोर इफेक्टिव। सो जो है नेगेटिव का इफेक्ट वो ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए इज डिक्रीज्ड एंड मोर चार्जेस कैन बी गिवन टू इट। तो अगर पोटेंशियल कम हो गया तो और चार्जेस आप उसको दे सकते हो। सो कैपेसिटी ऑफ ए कैन बी इंक्रीज्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। अभी और एक चीज की जा सकती है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किया था केस 3 में, अर्थिंग कर दो, यहाँ पे ग्राउंड लगा दो, अर्थिंग नहीं ग्राउंड कर दो। सो अर्थ अगर आप करते हो कनेक्ट तो मोर पोटेंशियल उसको कम किया जा सकता है और ज्यादा चार्जेस आप दे सकते हो। सो अल्टीमेटली कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।
तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4। लेट्स सी इसके टाइप्स कौन से होते हैं, सिंबल कौन से होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीनों का डेरिवेशन हम देखेंगे, अच्छे से बताऊंगा, सिंपल है बहुत, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सिंबल अगर फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर है तो ये सी से रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बीच में इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर कैपेसिटी की वैल्यू भी वेरी करनी है आपको, सो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल इज समथिंग लाइक दिस। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल को अच्छे से देखा। आई होप सो ये आपको अच्छे से समझा। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या है, सबसे पहले रफ वर्क देखो। मान लो मेरे पास एक मेटल प्लेट है और इसके ऊपर चार्ज दिया आपने, लेट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेटल प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया। आपको क्या करना है, एक दूसरी मेटल प्लेट इसके आप नज़दीक लेके आओगे। तो जैसे ही दूसरी मेटल प्लेट आप इसके नज़दीक लेके आते हो, ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका जो एक सरफेस होगा दैट विल बी नेगेटिव एंड जो अपोजिट होगा वो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। तो ये जो प्लेट है इसके नज़दीक वाला जो सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव होगा और उसका जो अपोजिट है देयर यू विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। एनीवेज, सो यहाँ पे बीच में आप क्या कर सकते हो, आप इंसुलेटिंग मटेरियल रख सकते हो या फिर एयर या वैक्यूम होगा तो भी चलेगा। तो अल्टीमेटली बीच में क्या बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है और जिसका कुछ वैल्यू हो सकता है। अभी हमें क्या करना है, इसको अगर और अच्छा करना है या इसका कैपेसिटी और बढ़ाना है तो यहाँ पे आप एक ग्राउंड कर दो और बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नलीफाई कर देंगे, है ना। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव आपको बनेगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, एक एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया, ये तीन कंसिडर करके आपको डेरिवेशन को प्रोसीड करना है। अभी यहाँ पे डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए आपने वो देखा है इक्वेशन इन्फिनिटली लॉन्ग, अगर प्लेन शीट आपके पास है तो उसके नज़दीक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपने वो डेरिवेशन किया है ऑलरेडी हम लोग ने गॉस थ्योरम का, जिसमें आपने एक ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, याद आया, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपको एप्सिलॉन नॉट कुछ तो मिली होगी अपॉन A/2A जो भी है, मतलब सिग्मा की एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी यहाँ पे। तो वो जो चीज़ है हमें यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो अल्टीमेटली सरफेस 1 पॉजिटिव की वजह से क्या सिग्मा का वैल्यू होगा वो यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी निकालनी है, सेंटर में भी निकालनी है और अल्टीमेटली जाके C Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जनरल आइडिया हो गया। लेट्स सी फेयर वर्क। तो सपोज मेरे पास एक पैरेलल प्लेट का सेटअप है, ये कैसे मिला, यहाँ से, मतलब ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपके दिमाग में अभी ये पूरा आ गया। अभी इसका जो पहला प्लेट है इसको आप ऐसा इंसुलेटिंग, ऐसे एक छोटा सा बॉक्स नीचे कंसिडर कर दो। इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज किधर फ्लो नहीं होगा, लीक नहीं होगा चार्ज का, दैट इज द ओनली कंसर्न। यहाँ पे इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है और ये जो सेकंड प्लेट है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे तीन एरियाज के बारे में बात होगी। रीजन 1, इसको रीजन 2 बोलते हैं और इसको बोलते हैं रीजन 3। रीजन 3 जो है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अभी आप यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम रख सकते हो, यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम, या फिर आप एयर या फिर वैक्यूम भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये है, तो अभी बन गया मेरा बेसिक आइडिया। लेकिन ये जो दो प्लेट्स है उसके बीच में एक डिस्टेंस लेना है, लेट दैट डिस्टेंस इज अ डी। अभी देखते हैं डेरिवेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट देयर एग्जिस्ट टू कंडक्टर्स। अभी जब यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिख दी है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 2-3 मार्क के लिए आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो आप अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो। तो अभी आपको ये स्किल आना चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ है ना ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। प्रोवाइडेड मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो भी आपको अपने लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। अदरवाइज ऐसे होगा कि आप मगअप कर रहे हो चीज़ों को विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, ये जो बड़े बड़े डेरिवेशंस में बोर्ड पे लिखता हूँ ना, मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा हूँ, अपने आप आ जाता है वो। सो ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना। और बहुत सारे बच्चों को सिखाने के बाद अल्टीमेटली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं, आइडिया दिमाग में आ जाता है। तो सेम चीज़ आपको करनी है, एक बार मुझसे सीख लो, रिपीट करो, जितना रिपीटेशन करते जाओगे अपने आप दिमाग के द्वार आपके खुलने वाले हैं। एनीवेज, सो लेट अस कंसिडर 2 conductors parallel to each other which are separated by insulating material. So here यहाँ पे एक फर्स्ट प्लेट जो है मेरी उसको हम लोग ने इंसुलेट कर दिया है और जो सेकंड है उसको आप ग्राउंड कर रहे हो, सो दैट हमें पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट के ऊपर मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट प्लेट जो है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया है और जो सेकंड है वहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है चार्ज माइनस क्यू। सो सर्टनली इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको आप सिग्मा 2 के नाम से बोल सकते हो। सिग्मा 1 क्या है, पॉजिटिव, सिग्मा 2 क्या है, नेगेटिव। ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट 2 पॉइंट्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट जो प्लेट है आपकी उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो ये पहले प्लेट के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिमिलरली अब अगर हम लोग सेकेंड प्लेट देखते हैं तो उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू नेगेटिव विच इज गिवन बाय माइनस क्यू अपॉन ए। नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए चार्ज के ऊपर से सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है। एनीवेज फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड रीजन, तो पहला और सेकेंड रीजन अगर आप कंसिडर करते हो तो ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 E2 की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको जो भी मिल रहा है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आंसर है 0, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। सो रीजन 3 अगर आप देखते हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, अल्टीमेटली सेंटर में जो भी होगा दैट विल बी एडिशन समेशन। सो यहाँ पे देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यों आया, बिकॉज इक्वल अपोजिट है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मिल रहे हैं। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। सो सिग्मा के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा के जगह पे आपने ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ई की वैल्यू होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो प्लेट्स के बीच में जो भी है वो। अभी हमें क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लोकलाइज्ड है दो प्लेट्स के बीच में। सो V की वैल्यू क्या होती है, E इंटू डी। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसको ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर करते हो तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो सकती है, V अपॉन आर के बराबर होगी। तो इसका मतलब V की वैल्यू क्या होगी, E इंटू आर के बराबर है ना। ये सिंपल चीजें रीअरेंज किया हमने। तो R मतलब क्या है, डिस्टेंस, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो V इज E इंटू डी। सो E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी और Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो ये बन गई V की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, हमें कैपेसिटी निकालनी है। तो निकाल सकते हैं क्या, आंसर इज यस। सो वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो अल्टीमेटली V के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्यू विल गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अल्टीमेटली कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। गॉट द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो अभी लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर किए, एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करो तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, पहले का सिग्मा 1 दूसरे का सिग्मा 2। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने E की वैल्यू कैलकुलेट की फर्स्ट एंड सेकंड रीजन के लिए, थर्ड रीजन के लिए ऐड हो जाता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, V इज इक्वल टू E इंटू डी सब्स्टिट्यूट करो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अपॉन डी। तो ये था क्विक रिकैप। अभी देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या चीज है। एनीवेज कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा था, सो एप्सिलॉन आर और के इसकी वैल्यू होती है force on two charges placed in a vacuum to the force of two charges placed in any medium. So ये F vacuum upon F medium करोगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आएगी। ऑलरेडी हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ जो है आपका पढ़ा है, वहां पे हम लोग ने देखा है। एनीवेज सेकंड देखते हैं, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया। फैराडे ने क्या बोला, जो दो कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जो C है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो C इंक्रीजेस एंड फैक्टर ऑन विच C मल्टीप्लाइज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ मटेरियल, जिसके लिए आप एज अ डाइलेक्ट्रिक जो बीच में यूज करने वाला मटेरियल वो कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन और के ऑफ अ मटेरियल इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली इंटर बिटवीन अगर आप कुछ मटेरियल यूज करते हो तो C को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन था इन शॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकली एप्सिलॉन आर और के से भी जाना जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन टू प्लेट्स। तो पहले केस में डाइलेक्ट्रिक रखा, दूसरे केस में कुछ नहीं, एयर या फिर वैक्यूम है। सो कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विथ वैक्यूम और एयर इन बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये बन गई मेरी बात। तो C मटेरियल अपॉन C एयर और C वैक्यूम, है ना। सो C मटेरियल की वैल्यू क्या होगी, K टाइम्स C एयर या फिर C वैक्यूम, जिसको आप C नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो। एनीवेज K को आप एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो कैपेसिटी आपकी C नॉट मटेरियल के लिए, सॉरी एयर के लिए, उसके लिए आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इसके जगह पे एप्सिलॉन लिखा जा सकता है इंटू ए अपॉन डी। तो ये क्या था, एक जनरल फॉर्म था। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 1-2 मार्क के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अभी हमने क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग ने रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी इक्वेशन देखा।
लेट अस डिस्कस स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं? हमें इसके लिए दो मेटेलिक स्फेयर्स चाहिए, हॉलो स्फेयर्स होंगे तो बेस्ट है। तो सपोज मेरे पास ये फर्स्ट हॉलो स्फेयर है। फर्स्ट हॉलो स्फेयर को आपने चार्ज दे दिया, मान लो इसके ऊपर आपने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया है एंड आर ए रिप्रेजेंट उसका रेडियस। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड स्फेयर लेना है जो इसको पूरा कवर करे। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो आपका सेकेंड सरफेस है इसके ऊपर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया इसके सरफेस के ऊपर, और जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? तो अभी इंडक्शन की वजह से ये सब होता है, ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो आउटर सरफेस है यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दो। तो बिकॉज ऑफ ग्राउंड या फिर आपने जो अर्थ कनेक्ट किया इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ नेगेटिव, इनर सरफेस पे नेगेटिव बचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अभी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के हिसाब से अंदर जो होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कहाँ पे, ये दोनों के बीच में। तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। सी का वैल्यू आपने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, है ना? तो हमें अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बस अगर डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया तो हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया बेसिक सेटअप। इसका डायग्राम ड्रॉ किया तो उसको नाम देना पड़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 1, अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स है उसको अपने लैंग्वेज में आप बड़ा करना सीखो, 1-2 लाइन में लिखने आना चाहिए। लेट देयर एग्जिस्ट 2 स्फेरिकल कैपेसिटर्स, द फर्स्ट स्मॉल कैपेसिटर इज हैविंग अ रेडियस ऑफ आर ए एंड अनदर is having a radius RB. So let small spherical conductor have a charge of a plus Q, and due to charging by induction, inner surface of the second sphere will acquire a negative charge and outer surface will have a positive charge. Connect ground or earth, so because of that the positive charge will get neutralized and will have only negative charge ऑन द इनर सरफेस। तो ये मैंने अपने लैंग्वेज में बोल दिया, आप अपने हिसाब से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर की वैल्यू में आर से कम लेता हूं, मतलब अगर डिस्टेंस में आर से कम लेता हूं तो भी जीरो है, और आर बी से ज्यादा लेते हो तो भी जीरो है। सो आर इज लेस देन आर ए, एंड आउटसाइड अगर आप जीरो लेते हो तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस आप आर कंसिडर करते हो और आर से आर इज ग्रेटर देन आर बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। So electric field exists in between and its direction is outward, है ना? तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कैसे होगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी हमें चाहिए क्या। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, Q इज इक्वल टू सी वी, इसका मतलब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। कुछ भी करके V की वैल्यू निकाल दो और ये रेशो में सब्स्टिट्यूट करो, तो अल्टीमेटली कुछ तो कट हो जाएगा और फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना? जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हो तो ना बेसिक देखो कि क्या निकलना है, ठीक है? तो एग्जांपल के तौर पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा दिया है, तो हमें मास पता है, कुछ भी करके एक्सेलरेशन निकालो, एफ की वैल्यू मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट, है ना? जो काइनेमेटिक्स में आप पढ़ रहे हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो कुछ केस में आपको ए दिया होता है, एस नहीं दिया होता है, तो रीअरेंज कर करके ही आप निकाल रहे हो ना। तो यहाँ पे रीअरेंज करने के लिए वी की वैल्यू चाहिए, तो वी अगर पता है मुझे तो सी की वैल्यू निकाल सकते, तो वी निकालना ही तो चैलेंजिंग है ये केस में। सो पोटेंशियल ऑफ अ इनर स्फीयर ए ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी जो वैल्यू है वी ए के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। तो ये दोनों की वजह से यहाँ पे जो कंबाइन इफेक्ट है वो वी ए से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है। सो अल्टीमेटली वी ए की वैल्यू जो होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए, इसको रीअरेंज किया है, क्यू कॉमन लिया है, अपॉन आर ए इंटू आर बी। तो ये बन गया मेरा वी ए का इक्वेशन। लेकिन अगर पोटेंशियल ऑन बी अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया है अर्थ के साथ। सो अल्टीमेटली पोटेंशियल ऑन बी विल बी इक्वल्स टू 0। सो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के वजह से क्या पोटेंशियल होगा ये हमें निकालना है। सो वी ए माइनस वी बी, तो वी बी तो आपका 0 है, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी, तो ये बन गया आपका वी ए माइनस वी बी की वैल्यू।
अभी देखते हैं सी को निकालना था ना, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो वी की वैल्यू तो हमको मिल गई है। सो क्यू अपॉन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी, क्यू क्यू विल गेट कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन आर ए आर बी ऊपर जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर बी माइनस आर ए इंटू आर ए आर बी। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। आई होप सो ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझा। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये डेरिवेशन देखते हैं, आसान है। यहाँ पे आपको गॉस थ्योरम जो आपने पढ़ा था ना, उसके कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। देखो मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स है, इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर, ठीक है। तो इनर सिलेंडर जो है उसके ऊपर आप चार्ज दे दो, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया इसके ऊपर, तो ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। अभी ड्यू टू चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये जो आउटर सरफेस है इसका जो इनर वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा सब जगह पे, एंड इसका जो आउटर सरफेस है वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होना भी नहीं चाहिए, इसको अर्थ करवा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हट जाएगा सब जगह से, सिर्फ इनर वाला जो पोर्शन है ना वहाँ पे नेगेटिव बचेगा। और अभी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो सर्टेनली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा हो गया। अभी तक यही तो पढ़ रहे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो चार्ज तो हमें पता है, ठीक है, जो हम लोग Q से सब्स्टिट्यूट करने वाले, लेकिन हमें V के लिए कुछ निकालना है, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोटेंशियल जैसी अगर हमें मिल जाता है तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो अभी हम पोटेंशियल निकाले कैसे, थोड़ा दिमाग अगर लगाए हम लोग, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, ओके। सो E क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, मार्कर चेंज करते हैं, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन L होता है। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू E इंटू L है हमारे पास। तो सर्टनली अगर हम लोग E की वैल्यू एनी हाउ फाइंड आउट कर देते हैं और उसको L से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना होने नहीं वाला है। तो अल्टीमेटली कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस हो सकती है। सबसे पहला, ये जो सिलेंडर है इनर वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर आपने यहाँ पे गॉस सरफेस बनाया, गॉस सरफेस, तो अल्टीमेटली E की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 0, कुछ भी नहीं है। इक्वली एप्लीकेबल टू बाहर, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। गॉस सरफेस बनाओ ना, तो गॉस सरफेस अगर बाहर बनाओगे तो भी मतलब आपका कुछ काम नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अभी बनता है अंदर, तो यहाँ पे अगर आप गॉस सरफेस बनाते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गॉस सिलेंडर बनाते हैं, गॉसियन सिलेंडर। ये बन गया मेरा गॉसियन सिलेंडर, ये रेड डॉट से जो रिप्रेजेंट किया है वो। ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो r से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल r। इनर सरफेस जो एक्चुअल हमारा ओरिजिनल है उसका रेडियस है r1, एंड जो बाहर का सिलेंडर है उसका रेडियस है r2। तो अभी मेरे पास कौन से पैरामीटर है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r, ओरिजिनल सिलेंडर का है कैपिटल R1, एंड बाहर का सिलेंडर जो है ओरिजिनल जिसका है R2, ठीक है। अभी गॉसियन सरफेस जैसे आप बनाते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया जा सकता है जिसको आप ds वेक्टर बोलोगे। तो E वेक्टर ds वेक्टर दोनों के बीच में अगर थीटा की वैल्यू देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है ना। तो E इंटू ds बन जाएगा। ds के जगह पे क्या डालोगे, ये है 2 पाई r, और ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ है x के बराबर, सो 2 पाई r x, ये बन जाएगा आपका पहला चीज, है ना। तो देखते हैं अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया उसको तो पहले पढ़ो। सो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1 2 आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, लेट देयर एग्जिस्ट 2 concentric cylinders. First cylinder have a radius r1 which is a smaller cylinder, and the another cylinder is a comparatively larger cylinder which is having a radius of r2. We are giving positive charge to first cylinder, so by charging by induction negative charge will exist on the inner side of a bigger cylinder, and positive side and another side will have a positive charges. We are applying ground so that positive charge will get nullify and will have only negative charge for the outer cylinder. जो भी मैंने बोला आप अपने लैंग्वेज में ठोक देना, ठीक है ना। मतलब क्या कर रहे हैं, ये डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपल इंग्लिश यूज करके लिख सकते हो ना, और उतना तो आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 लिखने की जरूरत इधर तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन आप अपने लैंग्वेज में लिख देना। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेंडर बनाओ जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर दे देगा। सो यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे ई ds को निकालते हैं,
तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस को आप निकाल रहे हो, तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो ई इंटू डी एस को इंटीग्रल करना है, तो डी एस को इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा 2 पाई आर, और लेंथ चाहिए लेकिन इसकी लेंथ क्या है एक्स के बराबर है, तो 2 पाई आर एक्स। तो ये यहाँ पे गलती से भी एल लिखोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, सोच के लिखना है जो भी लिखना है। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें चार्ज कितना है, छोटा ही चार्ज है ना, क्यू इन के बराबर। टोटल चार्ज अगर क्यू कंसिडर करो तो इसका कुछ पार्ट ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से याद करोगे, यहाँ पे देखो टोटल लेंथ एल के लिए अगर चार्ज क्यू के बराबर है, आई एम रिपीटिंग अगेन, टोटल एल लेंथ के लिए अगर चार्ज क्यू के बराबर है तो स्मॉल लेंथ एक्स के लिए चार्ज क्यू इन के बराबर है, छोटा सा चार्ज। ये वर्ड्स आप कुछ भी लिखो, लेकिन ये वही चीज है ना, मतलब स्कूल में आपने देखा होगा ना 100 रुपए में 10 मैंगो मिलते हैं तो 500 रुपए में कितने मिलेंगे, और एक्स कैलकुलेट करते हो ना क्रॉस वैल्यूज यूज करके, तो सेम चीज है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो चार्ज है ना उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्यू इन क्या होगा, रीअरेंज करो, क्यू इंटू एक्स अपॉन एल, सो ई इंटू 2 पाई आर, तो ये इक्वेशन क्या मिला मुझे, ई इंटू 2 पाई आर एक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखोगे, क्यू अपॉन एल इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रीअरेंज करो, ई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ई की वैल्यू आपको मिलेगी, ये जो है एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो कट कर दो ना, रखा क्यों है, सो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, क्यू होगा, और ये आर इंटू एल इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया मेरा ई का इक्वेशन। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे, ई तक पहुंचे। अभी एल की वैल्यू निकालनी है। अभी एल कैसे निकाले, अभी ये जो है एल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अभी ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे ये देखो, ये ई इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ई इंटू एल कितना हो रहा है छोटा, तो यहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा आगे तक चार्ज को मूव करवाएंगे। तो जैसे ही चार्ज को आप थोड़ा सा आगे मूव करवाओगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल में थोड़ा सा ड्रॉप होगा। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 1 है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, है ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाओगे तो फिर पोटेंशियल कम होता है। इसका डेरिवेशन आपने देखा है, जहां पे आपने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो dv इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, वो देखा था, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनीवेज, तो वो आपने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे उसका क्विक रिकैप अभी मैंने आपको बता दिया। अभी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आप जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेट करोगे आप तो उसमें नेगेटिव लेना है। देखते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर, यहाँ पे देखो क्या बन गया, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी 0 है तो cos 0 1 बन जाएगा। सो ये हो गया छोटा पोटेंशियल, अभी बड़ा चाहिए। सो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल r2 r1। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे r2 r1 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है। सो R2 से R1 जाओगे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट करो, ई की वैल्यू क्यू अपॉन आर एल डी आर। तो इसमें से कांस्टेंट क्या बच रहा है आपका, एल कांस्टेंट बच रहा है ना। सो 1 माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल, R2 से R1 1 अपॉन आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट करोगे तो नेचुरल लॉग मिलेगा ln r r1 r2, है ना, तो सब्स्टिट्यूट करो इसे। सो ln r1 अपॉन r2 ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। सो यहाँ पे ये अगर नेगेटिव इधर डाल दोगे ना तो r2 अपॉन r1 हो जाएगा, है ना। सो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी होता है ना। और अगर माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अगर अंदर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। सो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल नेचुरल लॉग ऑफ r2 अपॉन r1। जिसको भी ये नहीं समझा है वो फिलहाल तो इस तरह से ही, ये माइनस इधर जाएगा तो फिर R2 अपॉन R1 होता है। और ये चीज़ आप अपने मैथमेटिक्स में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अल्टीमेटली V तो मुझे मिल गया है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो क्यू अपॉन वी के जगह पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एन नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। तो यहाँ पे क्यू विल गेट कैंसल, 2 पाई एप्सिलॉन एल ऊपर जाएगा अपॉन ln R2 अपॉन R1, है ना। तो ये बन गया मेरा C का इक्वेशन, ये था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। आई होप सो ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझा। लेट अस डिस्कस द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुपिंग अगर आप करोगे कैपेसिटर्स का तो फिर वो क्या चीज़ है। एनीवेज, एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन। हम लोग कब बोल सकते हैं कैपेसिटर सीरीज में है या फिर कैपेसिटर्स पैरेलल में। मान लो मेरे पास कैपेसिटर से C1 C2 C3 C4 अप टू Cn, ठीक है, और उसको आपने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया
और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मूव कर रहे हो, तो अगर आप एक पाथ में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब आपने जो कॉम्बिनेशन किया है दैट कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन. सो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स when if you are going from one point to another by one path. तो यहाँ पे पाथ एक ही होना चाहिए आपका. अगर मल्टीपल पाथ्स है तो इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ कनेक्शन है. एनीवेज, तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम. पहले डायग्राम को समझ के लेते हैं. मेरे पास C1 C2 C3 C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटर से. अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने लिखा है ना उसको भूल जाओ, ठीक है. मेरे पास C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटर्स है. अभी ये जो 3 कैपेसिटर्स है ये आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, लेकिन अभी तक वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप यहाँ पे कोई तो एक बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो या फिर एक सोर्स कनेक्ट नहीं करते हो. तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कनेक्ट किया समथिंग लाइक दिस, ऐसी एक बैटरी कनेक्ट की. एनीवेज, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. अभी ये जो है ना, ये एक्सप्लेन करने के 2 तरीके, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है. अलग अलग, क्योंकि अलग अलग वीडियोस अगर आप देखोगे ना या फिर कोई बुक्स पढ़ोगे तो डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है और हमेशा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे. तो दोनों तरीके से बताऊंगा. हमें एक चीज पता है, मान लो आपके पास कोई भी एक बैटरी है समथिंग लाइक दिस. ये अगर आपके पास सर्किट है और ये बैटरी है, ठीक है, तो ये सर्किट में से करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. ये क्या होता है, ये कन्वेंशन होता है. एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना. लेकिन जब भी करंट फ्लो होने की बात होती है तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है ऐसा माना जाता है. तो यहाँ पे पहले टाइप का एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो सुनो आप अच्छे से, आपको समझ जाएगा, दोनों समझ जाएगा, जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं रहेगा 100%. तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग कन्वेंशन के हिसाब से जाते कि करंट अगर आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है कंप्लीट, है ना, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. अभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का मतलब क्या है, अगर ये 1 2 3 कैपेसिटर का कंबाइन इफेक्ट आप इस तरह से बता सकते हो. मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा ये सीरीज का कैपेसिटर इक्विवेलेंट है और ये तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस. तो तभी हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है और उसका आंसर आप निकाल सकते हो. तो सबसे पहले देखो, यहां से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ऐसा मानता हूं, ठीक है, तो यहां पे प्लस क्यू इतना चार्ज यहां से यहां तक मूव होगा. और पहले तो देखो कैपेसिटर्स जो थे उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो तीनों भी कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. तो सारे प्लेट्स जो है उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अभी हम लोग यहां से चार्ज मूव करवा रहे हैं और जो कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर अभी पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया. कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम लोग ने पढ़ा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो जैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये जो सेकंड प्लेट है, देखो इसको आप एक प्लेट मानो, इसको आप अलग प्लेट मानो, ठीक है. तो ये जो सेकंड प्लेट है इसका जो अंदर का पोर्शन है यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा पूरा का पूरा. जितना यहाँ पे उतना इक्विवेलेंट पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बनेगा. लेकिन अभी ये प्लेट आपने दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ कनेक्ट की है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो मूव होके ये जो फर्स्ट प्लेट है सेकंड कैपेसिटर के ऊपर उतना आएगा. तो मान लो यहाँ पे आपने इनिशियली क्यू चार्ज दिया है, ठीक है ना, तो उतना ही माइनस क्यू यहाँ पे जनरेट होगा, उतना ही प्लस क्यू यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा. तो ये प्लस क्यू बन गया. तो ओके, यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू इतना चार्ज है. अभी आप बोलेंगे ये जो कैपेसिटर सेकंड है उसकी कैपेसिटी अलग है ना. तो मान लो ये प्लस क्यू इतना चार्ज ये अभी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये मूव हुआ. इससे कहीं ज्यादा बड़ा चार्ज ये C2 के ऊपर दिया जा सकता है या फिर उतना चार्ज नहीं दिया जा सकता. तो अगर बहुत ज्यादा चार्ज लिया जा सकता है, मतलब कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि मतलब कितना बड़ा कैपेसिटर है. C = 4πε0, है ना, वो इक्वेशन आपने किया था जब भी कैपेसिटर पढ़ा था. तो डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शन में है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से मटेरियल में आपने उसको रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे अगर ये कैपेसिटी के हिसाब से अगर कम चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से बहुत ज्यादा चार्ज आ गया तो फिर वो लीक करना स्टार्ट करेगा.
तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो सेकेंड कैपेसिटर है वो प्लस क्यू इतना चार्ज अपने इसमें होल्ड कर सकता है पहले प्लेट में। तो जैसे ही पहली प्लेट में प्लस क्यू इतना चार्ज आ जाता है ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे इसकी जो सेकेंड प्लेट है इसके ऊपर इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट साइड के ऊपर नेगेटिव और जो दूसरा साइड है उसके ऊपर इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अभी क्या होगा, ये कनेक्ट कर दिया है आपने, तो ये पूरा चार्ज जो थर्ड कैपेसिटर है उसके प्लेट्स पे आ जाएगा, पहली प्लेट के ऊपर। तो ये पहली प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई चार्ज था नहीं, लेकिन ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन इसकी एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव आएगा और जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और अल्टीमेटली ये फ्लो होके इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज आपका अभी कंप्लीटली फ्लो हो गया। तो अगर आप देखते हो तो यहां से यहां तक ये अगर 2 पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करते हो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है, V के बराबर है। लेट मी चेंज द मार्कर। तो मान लो ये टोटल पोटेंशियल जो है तीनों कैपेसिटर से अक्रॉस ये V के बराबर है, लेकिन यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां से यहां तक अगेन पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है, यहां से यहां तक अगेन पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है। देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो अल्टीमेटली यहां पे जो V की वैल्यू होगी दैट विल बी V1, यहां से यहां तक जो दूसरी वैल्यू होगी दैट विल बी V2, और यहां से यहां तक जो तीसरी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू V3। और ये तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंस टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अभी जाके आप पोटेंशियल और चार्ज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो एंड अल्टीमेटली C की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये था पहले टाइप का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी तक तो मैं सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वे था एक्सप्लेन करने का। अभी देखते हैं सेकेंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये भी बहुत सारे टीचर्स बताते हैं। तो सेकेंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो मान लो मेरे पास ये पूरा बैटरी है इस तरह से, और मेरे पास ये तीनों कैपेसिटर्स है C1 C2 C3 सीरीज में लगाया है। अभी आपको क्या करना है, आपको अजम्पशन दूसरे तरीके से लो। आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव है बैटरी का एक कनेक्शन, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है कि नहीं। तो इनिशियली जितने भी कैपेसिटर्स है, कोई भी कैपेसिटर के कोई भी प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं। तो इनिशियली क्या होगा, ये प्लेट कंसीडर करो, ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, यहां से पूरा का पूरा नेगेटिव निकल के इधर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो अगर नेगेटिव इधर है तो यहां पे क्या बचेगा, पॉजिटिव, और एट द सेम टाइम यहां से उतना ही नेगेटिव ये पोर्शन पे आ जाएगा जो आपको ये अंदर वाली प्लेट को मिलने वाला है। तो एनीवेज, तो यहां से अगर नेगेटिव निकल के इधर पहुंच जाता है तो यहां पे आपके पास पूरा का पूरा क्या बचा, पॉजिटिव बचा, है ना। ये प्लेट के ऊपर कुछ है क्या, अभी तक कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो यहां से देखते हैं ये पूरा आपके पास इधर नेगेटिव है, पूरा का पूरा सेक्शन। तो ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव देगा। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव है, अगेन यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलने वाला है ना। मतलब क्या किया, जो चार्ज है उसको दो अलग तरीके से देखा। एक होता है कन्वेंशन, मतलब चार्ज इज फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दूसरा आपने क्या किया, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके देख रहे हो कि किस तरह से होगा। सो ये तरीका सेकेंड तरीका है। आई होप कि आपको दोनों समझे। अभी हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो आसान है, अभी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेट, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे, लेट देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटर C1 C2 C3 are connected across a common potential difference which is represented by V as shown in a figure। अभी एक्सप्लेनेशन जो लिखने है वो हम लोग जो पहला वाला तरीका था उससे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। चार्ज पॉजिटिव मूव करता है ऐसे माना जाता है। एनीवेज, सो लेट प्लस क्यू, चार्ज इज अप्लाइड ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ अ C1 एंड ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन माइनस क्यू इज ऑन द राइट प्लेट। तो लेफ्ट प्लेट पे Q1 है, Q है पॉजिटिव, और जो आपके पास राइट वाली प्लेट है उसका जो इनर पोर्शन है वहां पे नेगेटिव है, एंड उसका जस्ट सेकेंड पोर्शन होगा वहां पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, और वो C2 के फर्स्ट प्लेट पे फ्लो करेगा। सो लेट प्लस Q वी हैव ऑन अ लेफ्ट प्लेट ऑफ अ C1, सो ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन वी गेट माइनस Q ऑन इनर साइड ऑफ अ राइट प्लेट एंड प्लस Q ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट लेफ्ट देखो ना कौन सा लिया है इन्होंने। हाँ ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव मिला और यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। अभी यहाँ पे प्लस क्यू जो है ये लेफ्ट नहीं होगा, सॉरी ये राइट होगा। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड प्लेस ये राइट होगा। ओके, अब ये जो प्लस क्यू है ये फ्लो होता है
लेफ्ट प्लेट ऑफ C2 एंड इनर साइड ऑफ राइट जो है यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और आउटर जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते रहेगी। कब तक रिपीट होगी? जब तक कैपेसिटर्स खत्म नहीं होते। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग होगी। सो ईच कैपेसिटर रिसीव सेम चार्ज of a magnitude q since capacitors of each capacitors are different, therefore v की वैल्यू भी अलग अलग होगी। सो v क्या होता है आपका q अपॉन c, since q इज इक्वल टू cv होता है। सो v1 इज इक्वल टू q अपॉन c1, v2 इज इक्वल टू q अपॉन c2, v3 इज इक्वल टू q अपॉन c3, सिंस q इज अ कॉमन चार्ज, कॉमन है। सो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल टू q अपॉन cs। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस टोटल इज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। अभी आसान है, q अपॉन cs which is equal to q upon c1 plus q upon c2 plus q upon c3 है ना। therefore 1 upon c is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 और ये बन गया आपका इक्वेशन। और इसको समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन ci के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका 2 मार्क का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमेशा याद रखना है। लेट अस डिस्कस कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इसका तो पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? जहां ये लिखा था सेम वैसे ही लिखना है। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ डिफरेंट पाथ्स। तो अलग अलग पाथ से आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो यहां पे देखो कैपेसिटर C1 C2 C3 ऐसे आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए हैं और यहां पे 2 पॉइंट्स है। अभी यहां पे देखो एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा वो सीरीज के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें माइनर चेंजेस होंगे। वो चेंजेस देख लेते कि वो चेंजेस क्या है। मान लो यहाँ पे आपने ऐसा कुछ सोर्स कनेक्ट कर दिया है एक, ठीक है, और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो एक्सप्लेनेशन का पहला वाला तरीका फॉलो करते हैं हम लोग। तो मान लो यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ है ना, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और हर एक का कैपेसिटी अलग अलग है। तो मान लो पहला वाला जो है यहाँ पे प्लस Q1 इतना चार्ज फ्लो हुआ, सेकेंड वाला जो है उसमें प्लस Q2 इतना चार्ज फ्लो हुआ और थर्ड वाला जो है वहाँ पे प्लस Q3 इतना चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से इक्विवेलेंट नेगेटिव इधर जाएगा, इक्विवेलेंट नेगेटिव इधर जाएगा, इक्विवेलेंट नेगेटिव इधर जाएगा और इसका जो अपोजिट साइड होगा वहाँ से जितना भी पॉजिटिव है वो यहाँ पे फ्लो होके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये चीज को, या फिर अपोजिट वे में देखना है तो भी कर सकते हो। देखो ये पूरा कैपेसिटर्स है तो इसकी जो लेफ्ट प्लेट्स है वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इधर चले जाएंगे, सेकंड तरीका, और ये इसको नलीफाई कर देंगे, है ना। नलीफाई नहीं बोल सकते, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो गया और उतनी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो होंगे। सो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 उतना ही इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, है ना। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेसिटर्स की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो C1 C2 C3 ये वैल्यूज अलग अलग है और वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ अ मटेरियल, कितना एरिया है उसका, उसके हिसाब से। तो ये था बेसिक आइडिया। ये अच्छे से समझा तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एनीवेज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट C1 C2 C3 आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड हैविंग अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, तो हर कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, वो चेंज नहीं हो रही है। एनीवेज सो Q रिप्रेजेंट टोटल चार्ज। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है पहले केस में Q1 जा रहा है, सेकंड केस में Q2 जा रहा है और थर्ड केस में Q3 जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है Q दैट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 3 कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे जो आपने पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन किया था वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। लेट प्लस Q1 इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव on the left side of a capacitor C1, equivalent negative charge got induced on the another plate of a C1 and positive charge will flow। ऐसे आप हर एक के लिए लिख दो, आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो अभी देखते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस Cp की वैल्यू क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉमन टर्मिनल में आप अलग अलग पाथ से जा रहे हो। तो टर्मिनल तो आपका कॉमन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। सो एनीवेज सो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। इसका पॉइंट नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा है। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? Q के जगह पे आप लिख सकते थे Cp इंटू V, और Q1 के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? C1 इंटू V, और सिमिलरली आप लिखते जाओ। सो ये पॉइंट नंबर 2 में ये भी आप ऐड कर सकते हो। सो देयरफॉर CpV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ से V विल गेट कैंसल। सो Cp की वैल्यू होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n Ci। तो ये बन गया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।